गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग हर एक एग्ज़ाम में समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बड़ा ही ध्यान से देखना है। तो इकोनॉमिक्स में है महत्वपूर्ण समितियां। ये बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है महत्वपूर्ण समितियां, है ना। सभी महत्वपूर्ण समितियों पर विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति का गठन दीर्घकालिक खाद्य नीति बनाने के लिए किया गया था। दीर्घकालिक खाद्य नीति बनाने के लिए, ताकि सभी लोगों को भोजन मिल पाए, है ना। दूसरा आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का गठन लघु उद्योग पर समीक्षा करने के लिए किया गया था। लघु उद्योग का विकास और अधिक कैसे किया जाए, इसके लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तीसरा है आपको अजीत कुमार समिति। अजीत कुमार समिति का गठन सेना वेतनमान के लिए किया गया था। सेना के वेतन की बढ़ोतरी वर्षों से किया जा रहा था, है ना। तो उस बढ़ोतरी के लिए अजीत कुमार समिति का गठन किया गया था। ओके। चौथा है अथरेया समिति। अथरेया समिति का गठन आईडीबीआई का पुनर्गठन करने के लिए, है ना। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन करने के लिए अथरेया कमेटी का गठन किया गया था। ओके। पांचवा है भूरे लाल समिति। भूरे लाल समिति का गठन मोटर वाहन कर में वृद्धि की समीक्षा करने के लिए भूरे लाल समिति का गठन किया गया था। व्हीकल टैक्स में वृद्धि करने के लिए इसका गठन किया गया था। ओके। इसके बाद है बिमल जलान कमेटी। बिमल जलान कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी था 2018 के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी था। आरबीआई के पास मौजूदा कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए, आरबीआई के पास जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में जो आरक्षित कोष होता है, उसकी समीक्षा करने के लिए बिमल जलान कमेटी का गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी ये था, वीवीआई, बिमल जलान कमेटी, है ना। वीवीआई है ये, बिमल जलान कमेटी। हम ये भी चर्चा करते जाएंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बिमल जलान कमेटी, आरबीआई के पास मौजूदा कैपिटल रिजर्व की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ओके। उसके बाद चलते हैं सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी रही है ना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था। गरीबी रेखा का निर्धारण, आज भी जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है वह सी रंगराजन कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है वीवीआई, है ना, सी रंगराजन कमेटी। ओके। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए दो कमेटी ध्यान में रखना है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन कमेटी। ठीक है। आठवां है चंद्रशेखर समिति। चंद्रशेखर समिति का गठन वेंचर कैपिटल शेयर बाजार से संबंधित है, उसकी समीक्षा करने के लिए चंद्रशेखर समिति का गठन किया गया था, वेंचर कैपिटल। ओके। नाइन्थ है केबी कोर कमेटी। केबी कोर कमेटी का गठन कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन, कैश क्रेडिट सिस्टम जो होता है
उसके संचालन की समीक्षा करने के लिए केबी कोर कमेटी का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये 9 कमेटी हो गया आपका। के 9वां क्या था? केबी कोर। आइए 10वां है दवे समिति। दवे समिति का गठन असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना की शुरुआत करने हेतु दवे समिति का गठन किया गया था। असंगठित क्षेत्र के लिए आज बहुत सारा पेंशन स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो ये दवे समिति का गठन इसलिए ही किया गया था कि जो असंगठित एरिया है वहाँ पर जो मजदूर लेबर काम कर रहे हैं उनको पेंशन दिए जाने हेतु इसी समिति का गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है VVI, है ना, दवे समिति। ओके, उसके बाद है दीपक पारेख समिति। दीपक पारेख समिति का गठन PPP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था करना। PPP का मतलब है, ट्रिपल P का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी हिस्सेदारी हो, प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सेदारी हो, और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, है ना। किसकी हिस्सेदारी में? तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के हिस्सेदारी से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। ओके, 12वां है सुमा बर्मा समिति। सुमा बर्मा समिति बैंकिंग लोकपाल, है ना। आज देश भर में लगभग 15 लोकपाल हैं, बैंकिंग लोकपाल, है ना। लोकपाल का गठन क्यों किया गया? तो बैंकों से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए आज कई लोकपाल काम कर रहे हैं। ये सुमा बर्मा समिति के सिफारिश पर बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया था। ओके, 13वां है GV रामकृष्ण समिति। GV रामकृष्ण समिति का गठन विनिवेश के लिए, याद कीजिए 91 में जो हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण लाया गया था तो विनिवेश भी लाया गया, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई, और डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा इसके लिए GV रामकृष्ण समिति का गठन किया गया था। ओके, इसके बाद है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का गठन प्रतिभूति घोटाले के लिए। प्रतिभूति घोटाला का मतलब है शेयर बाजार से संबंधित घोटाला। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था 92-93 में, है ना। और इस प्रतिभूति घोटाले की जांच पड़ताल करने के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है, जानकी रमन समिति। ठीक है, इसके बाद है 15th है JJ ईरानी समिति। JJ ईरानी समिति का गठन कंपनी कानून सुधार, है ना। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है ना। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया। उस लॉ में और अधिक सुधार करने हेतु JJ ईरानी समिति का गठन किया गया था। ओके, 16वां है KC चक्रवर्ती समिति। KC चक्रवर्ती समिति का गठन भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, है ना। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था 1975 में, है ना। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो वित्तीय स्थिति किस प्रकार का है, बहुत सारा बैंक घाटे में चल रही थी, तो उसका विश्लेषण करने के लिए KC चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने हेतु कौन सा समिति? KC चक्रवर्ती समिति। ओके, उसके बाद आइए एक और महत्वपूर्ण समिति है कस्तूरी रंगन समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। उसका कौन कौन सा प्रोविजन, सारा डिटेल्स में घोषणा किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कौन सी समिति तैयार की है?
तो कस्तूरी रंगन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, आने वाले एग्जाम के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कस्तूरी रंगन समिति है ना। राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा कौन तैयार किया? तो कस्तूरी रंगन समिति। इसके बाद है केलकर समिति। केलकर समिति कर संरचना सुधार। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जीएसटी चैप्टर में मैं बताया था कि केलकर समिति ही पहली बार सिफारिश किया था जीएसटी को लाने के लिए, है ना। तो ये केलकर समिति था, भारत में टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए केलकर समिति, विजय केलकर वित्त सचिव रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में केलकर समिति का गठन किया गया। ओके। खुसरो समिति का गठन आपको कृषि ऋण प्रणाली है ना, कृषि क्षेत्र में किसानों को किस प्रकार का ऋण दिया जाए, ऋण का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, इसकी समीक्षा करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए खुसरो समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। हाँ, 20वां समिति है एमबी शाह कमेटी का गठन विदेशों में जमा काले धन की जांच करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 2014-15 में ये मामला काफ़ी उठा था कि विदेशों में जमा जो काला धन है उसको भारत सरकार वापस लाएगी, और इसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एमबी शाह कमेटी का गठन किया गया था विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है ना, एमबी शाह कमेटी। ओके। 21वां है महाजन समिति का गठन चीनी उद्योग जो लगातार घाटे में चल रही थी उसका विश्लेषण करने के लिए महाजन समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया। ओके। 22वां है मालेगांव समिति का गठन प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन, है ना। प्राथमिक बाजार में सुधार का यहाँ मतलब है कि जो प्राइमरी मार्केट है जहाँ पर कि ग्राहक जो है वह सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वहाँ पर वस्तुओं का डिमांड कैसा रहेगा, है ना, पैसे की मुद्रा का प्रचलन कैसा रहेगा, उसमें सुधार के लिए। और दूसरा यूटीआई का पुनर्गठन करने के लिए, है ना, मालेगांव समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ओके। 23वां बहुत ही महत्वपूर्ण समिति मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। इसी मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश मिला, और इसी मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए IRDA का गठन किया गया था। एक नियामक संस्था IRDA का गठन किया गया था। तो मल्होत्रा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, VBI है, बीमा क्षेत्र में सुधार। ओके। 24वां है माशेलकर समिति का गठन ऑटो ईंधन नीति जो है इसका समीक्षा करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए माशेलकर समिति का गठन किया गया था। ओके। 25वां देख लीजिए आपका मैकिन्से रिपोर्ट जो है वह SBI के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय, है ना। जब SBI का गठन किया गया था उसके साथ ही 7 एसोसिएट बैंक थे। 2 एसोसिएट बैंक का विलय पहले हो गया था और 5 का विलय 2017 में किया गया था। तो ये 7 एसोसिएट बैंकों के विलय करने की सिफारिश कौन सा रिपोर्ट किया था? तो मैकिन्से रिपोर्ट। ओके। उसके बाद 26वां है मीरा शेर समिति, हथकरघा जो हैंडलूम उद्योग होता है उसका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए मीरा शेर समिति। ये 2 समिति ध्यान में रखेंगे, आबिद हुसैन समिति,
लघु उद्योग से संबंधित है, हथकरघा समिति हैंडलूम से संबंधित है ना। हथकरघा का विकास के लिए मीरा से समिति हैंडलूम से संबंधित है। ये 2 समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं नचिकेता मोड़ समिति का गठन छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ने के लिए नचिकेता मोड़ समिति का गठन किया गया था, है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, VVI नचिकेता मोड़ समिति। एक और महत्वपूर्ण समिति है नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु अब तक गठित की गई सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण समिति रही है नरसिम्हन समिति, है ना। ये भी VVI है नरसिम्हन समिति, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। ओके, उसके बाद है पारेख समिति का गठन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, है ना। भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसमें अधिक से अधिक फाइनेंस करने के लिए, वित्त उपलब्ध कराने के लिए पारेख समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए पर्सी मिस्त्री समिति, 30वां है पर्सी मिस्त्री समिति का गठन मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने, है ना। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने के लिए पर्सी मिस्त्री समिति का गठन किया गया था, ठीक है। 31वां है पीजे नायक समिति का गठन बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना। शॉर्ट में यहाँ ध्यान में रखना है कि बैंक का जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, उसके मूल्यांकन के लिए, है ना, इस समिति का गठन किया गया था, पीजे नायक समिति का गठन। ओके, 32वां है आर.वी. गुप्ता समिति का गठन लघु बचत, जो स्मॉल सेविंग होता है ग्राहकों के द्वारा, उस लघु बचत को और कितना मतलब अच्छा किया जाए ताकि अधिक से अधिक ग्राहक सेविंग लघु बचत की ओर जो है वह प्रमोट हो सके, प्रोत्साहित हो सके, इसके लिए आर.वी. गुप्ता समिति का गठन किया गया था। ओके, उसके बाद है राजा चेलैया समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, कर सुधार से संबंधित अब तक की एक महत्वपूर्ण समिति राजा चेलैया समिति, कर सुधार। और यही चेलैया समिति रिकमेंड किया था कि कृषि कर को भी आयकर के दायरे में शामिल किया जाए, हालांकि राजा चेलैया समिति के सिफारिश को नहीं माना गया था। तो राजा चेलैया समिति, कर सुधार। ओके, उसके बाद है 34वां है रेखी समिति का गठन अप्रत्यक्ष कर के लिए, रेखी समिति का गठन अप्रत्यक्ष कर के लिए, है ना। चेलैया समिति कर सुधार, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। ओके, आर.वी. गुप्ता समिति कृषि ऋण के लिए, आर.वी. गुप्ता समिति कृषि ऋण, है ना। इसको एक बार देख लेना है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लेना है। 36वां है एस.पी. तलवार समिति, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन। ये इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय किया जा रहा है। इस साल 10 बैंकों का विलय हो चुका है, ठीक है। तो जो कमज़ोर बैंक हैं उनका आपस में विलय जो किया गया, ये एस.पी. तलवार समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया। ओके, 37वां है सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना करना। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, है ना।
और यही समिति रिकमेंड किया था कि भारत में अब गरीबी का मूल्यांकन भोजन को नहीं बनाया जाए, भोजन को आधार नहीं बनाया जाए, बल्कि कुल मासिक उपभोग व्यय को बनाया जाए कि एक व्यक्ति अपने ऊपर हर एक महीने में कितना खर्च करता है, उसके आधार पर देश में गरीबी का निर्धारण किया जाए। सुरेश तेंदुलकर समिति शॉर्ट में ध्यान में रखेंगे गरीबी रेखा का निर्धारण करने हेतु। ओके। 38वां है सप्तऋषि समिति। सप्तऋषि समिति का गठन घरेलू चाय उद्योग का विकास कितना अधिक से अधिक हो, है ना, चाय उद्योगों का विकास डेवलपमेंट के लिए सप्तऋषि समिति का गठन किया गया था। ओके। 39वां है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सुधार। NFBC नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी में कितना अधिक सुधार हो सके, इसके लिए सह समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ओके। 40वां है, 40वां देख लेते हैं अगले पेज में। आइए 40वां है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति का गठन जैसा कि आप लोग जानते हैं नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर ही 1982 में किया गया था, नाबार्ड। ओके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, VVI लिख दीजिए, है ना। कौन सी समिति? शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना। 41 है SN वर्मा समिति। SN वर्मा समिति का गठन जो कमर्शियल बैंक हैं उनका पुनर्गठन करने के लिए SN वर्मा समिति का गठन किया गया था। SN वर्मा समिति का गठन किया गया था। ओके। 42वां है स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग का गठन किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। SN वर्मा समिति, SN वर्मा समिति का गठन जो कमर्शियल बैंक है उसका पुनर्गठन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसी समिति की सिफारिश पर कई बैंकों का पुनर्गठन भी किया गया, है ना, कई बैंकों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद है स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जैसा कि आप लोग जानते हैं महान कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हीं की देखरेख में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। और ये आयोग का गठन किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए, है ना। भारत में किसान हमेशा से शुरू से ही एक शोषित वर्ग रहे हैं। ठीक है। तो उनमें जो है कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त रहती हैं। उनके समस्याओं के निदान के लिए, उनके समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और अध्यक्ष खुद एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी स्वामीनाथन आयोग। इसको भी VVI कर दीजिए, स्वामीनाथन आयोग। ओके। उसके बाद है सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए, मौद्रिक प्रणाली हमारे देश में कैसा चल रहा है ना, जो मॉनेटरी सिस्टम है वह मतलब ग्राहकों के अनुकूल है कि या क्या कि नहीं, या जो ग्राहक से जुड़े हुए जितने बैंक हैं, है ना, उनके अनुकूल है या नहीं, इसकी समीक्षा करने के लिए आपको सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। ओके। उसके बाद है 44 है तारापोर समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण। SS तारापोर जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में 94 में इस कमेटी का गठन किया गया था। 1994 में इस समिति का गठन किया गया था, SS तारापोर कमेटी का गठन। और ये कमेटी रिकमेंड किया
कि भारतीय रुपये को पूंजी खाता में परिवर्तनीय कर दिया जाए। आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम वाले चैप्टर में बताए थे कि पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनशीलता का क्या मतलब है। तारापोर कमेटी रिकमेंड किया था भारतीय रुपये को पहले चालू खाते में, है ना, तो चालू खाते में इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारतीय रुपये को चालू खाते में परिवर्तनशील किया गया था। फिर पूंजी खाते में परिवर्तनशील करने का भी यह कमेटी सिफारिश किया, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तारापोर समिति, ठीक है। 45वां है उदेश कोहली समिति। उदेश कोहली समिति का गठन विद्युत क्षेत्र में फंड की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए। भारत में शुरू से ऊर्जा संकट की स्थिति रही है और विद्युत कंपनियां, बहुत सारी विद्युत कंपनियां हैं जो कि घाटे में चल रही होती हैं। तो उनके घाटे का एक बड़ा कारण ये है कि उनको सही समय पर फंड उपलब्ध नहीं हो पाता है ना। तो इसका विश्लेषण करने के लिए उदेश कोहली समिति का गठन किया गया था। ओके। 46वां है यूके शर्मा समिति। यूके शर्मा समिति का गठन किया गया था। आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक में नाबार्ड की भूमिका। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नाबार्ड जो है आरआरबी की नियामक संस्था है, कंट्रोलिंग बॉडी है। तो नाबार्ड किस प्रकार आरआरबी के संचालन में अपनी भूमिका निभाता है, इसकी जांच करने के लिए यूके शर्मा समिति का गठन किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट समिति रही है, यूके वर्मा समिति। इसके बाद है वाघुल समिति। वाघुल समिति का गठन देख लीजिए। भारत में मुद्रा बाजार है ना के लिए आपका देखिए, एक है सुखमय चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए, है ना। मुद्रा बाजार जो मनी मार्केट है, ठीक है, मुद्रा बाजार में बहुत सारा फेक करेंसी, जाली नोट है, काला धन है, ये सब को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इसके जांच करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वाघुल समिति का गठन किया गया। ओके। उसके बाद है वासुदेव समिति। एनबीएफसी सेक्टर में सुधार, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होता है उसमें कितना सुधार किया जाए, इसके लिए वासुदेव समिति का गठन किया गया, है ना, वासुदेव समिति। इसके बाद है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का गठन देख लीजिए। औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इसका मतलब है कि वैसा उद्योग जो लगातार घाटे में चल रहा है, बंद होने के कगार पर है ना, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा गोस्वामी समिति का गठन किया गया था, ताकि जो सिक इंडस्ट्रीज है, जो बीमार उद्योग है, उसकी जांच करके रिपोर्ट देना। गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित यह समिति है। ओके। 50वां है न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग। न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग का गठन 7वां वेतन आयोग के लिए किया गया था। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ए.के. माथुर, है ना। अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है, 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। 7 वेतन आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा किया जा चुका है, ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ए.के. माथुर, ठीक है। तो देखिए समिति तो बहुत सारी है, मतलब किताब में, मैगजीन में बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी समितियों को कैसे याद रखा जाए? क्या सारी समितियों को पढ़ना ज़रूरी है ना? पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन कितना याद रह पाएगा, कितना आप उसको एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कितना सही हो पाएगा, ये बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ये क्लास में उस मुश्किल का समाधान निकालने के लिए किया
कि ये 50 जो समिति बहुत ही छांट करके आप लोगों के लिए लाए। इसको आप लोगों को नहीं छांटना है ना। ये 50 समिति को याद करके रखना है, ध्यान करके रखना है जब भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। ये हर एक एग्ज़ाम में समिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है ना। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लेंगे, तो ये आप वह समिति ज़रूर देख के जाए। खासकर जो नई समिति है, जैसे विमल जलान समिति है ना, उसको देख लीजिए। AK माथुर समिति है, उसको देख लीजिए। ये सब समिति जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण समिति है, ठीक है। इसको याद कर लेना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जो है